बायोमॉलिक्यूल्स वैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे और आपके अंदर जो भी बायोलॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है सभी को प्रोसेस करने में, कंप्लीट कराने में हेल्प करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। यानी बायोमॉलिक्यूल्स आर सच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which operates biological operation in any living organism such as carbohydrates, lipids, nucleic acid, proteins, vitamins। ठीक है, तो ये सभी बायोमॉलिक्यूल्स हैं और इन बायोमॉलिक्यूल्स का स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट chemical reaction occurs in living organism। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसका स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। और उन सभी केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल स्पेसीज इन्वॉल्व होता है उसको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये सभी बायोमॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इन बायोमॉलिक्यूल्स को बनाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। बायोमॉलिक्यूल्स को, नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड सबको लेकर यहां बताया जा रहा है कि इसके जो कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स को बनाने वाले ये होते हैं। अभी हमने बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बताया। ए बायोमॉलिक्यूल इज ए केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस तरह से ईंट के एक निश्चित क्रम में रिपीटेशन से पूरा बिल्डिंग बनता है उसी तरह ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी या सेल जो भी है जिससे मिलकर बनता है वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जस्ट लाइक ईट की तरह है। ये खुद नॉन लिविंग होते हैं लेकिन हमेशा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री से। तो बता ही दिए, बायो का मतलब लाइफ, केमिस्ट्री का मतलब स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस विद इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बायोमॉलिक्यूल्स में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स आता है, प्रोटीन्स आता है, एंजाइम्स आता है, विटामिन्स आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है। और अब कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल्स के रूप में हम यहां स्टडी करने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम सैकराइड्स है और ये सैकराइड्स ग्रीक वर्ड सैक्रोन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है शुगर। और शुगर स्वीट होता है नेचर में, ऐसा आप जानते हैं। तो यहां जो मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो ये मेन सोर्स है प्लांट और उसमें भी केन शुगर कह सकते हैं और भी जो भी प्लांट्स से रिलेटेड जैसे पोटैटोज या जितना भी वेजिटेबल्स है ये सभी आते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स के रूप में। अब कार्बोहाइड्रेट 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इस तीनों के मिलने से इसके मेन कंपोनेंट एलिमेंट्स कार्बोहाइड्रेट के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यहां कार्बोहाइड्रेट्स के अब डिफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जब प्रारंभ में डिफिनेशन के बारे में सोचा गया कि इसको कैसे डिफाइन किया जाए, तो द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन द जनरल फार्मूला ऑफ CxH2O का होल वाई। आपको बता दें कि मोस्ट मतलब कार्बोहाइड्रेट इस फार्मूला को फॉलो करते थे, लेकिन जब इस फार्मूला पर अध्ययन स्टार्ट किया गया, स्टडी प्रारंभ किया गया, तो पता चला कि ग्लूकोज को अगर हमने चेक किया C6H12O6 को, तो पता चला कि C6H2O का होल 6 यानी ये फॉलो करता है इस जनरल फार्मूला को। जब हमने
रैमनोज या फिर बल्कि एसिटिक एसिड को चेक किया जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एसिटिक एसिड को चेक किया तो वो भी इस फॉर्मूला को फॉलो करता हुआ देखा गया जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगर हम लोग एक जाने माने कार्बोहाइड्रेट रैमनोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O5, इसको हमने फिट करना चाहा कि ये इस फॉर्मूला को फॉलो करे तो पता चला कि ये फिट ही नहीं हो रहा है, जबकि ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कहना पूरा पूरा सही नहीं होगा कि द कंपाउंड्स व्हिच फॉलो द जनरल फॉर्मूला ऑफ CxH2O का होल बाई आर कार्बोहाइड्रेट्स, ये सही नहीं होगा। ये कह सकते हैं कि अधिकांश कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला CxH2O का होल बाई होता है। जो ओरिजिनल डिफिनेशन, जो रियल डिफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का, वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxy aldehyde and ketone and which give many monosaccharides units after hydrolysis। मतलब कहने का मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं जो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस बहुत सारे मोनोसेक्राइड के यूनिट देते हैं। तो इस डिफिनेशन में जो वर्ड आया उसको पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑप्टिकली एक्टिव, आप सभी स्टूडेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़कर आए हैं। ऑप्टिकली एक्टिव उसी सेंस में यूज किया जाता है जब किसी कंपाउंड पर प्लेन क्लोराइड लाइट होकर गुजारा जाता है उसके सॉल्यूशन पर, अगर वो क्लॉकवाइज में रोटेशन करता है तो डेक्स्ट्रोफॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन करता है लिवोफॉर्म। तो कहा जाता है कि अगर कोई कंपाउंड उससे पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति अपना एक्टिविटी पेश करता है, उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में दिखाता है, रोटेट करता है, तो हम कहते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। उसको हम प्रकाश सक्रिय ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस और कंपाउंड कहते हैं। अब आते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। आप अच्छे से समझते हैं कि अल्डिहाइड का बात करें तो यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड यानी ग्लूकोज का बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे अल्कोहल 1 2 3 4 5 अल्कोहल दिखाई दे रहे हैं और ये साथ साथ अल्डिहाइड रखते हुए आ रहा है, प्रेजेंट हो रहा है ग्लूकोज। अब फ्रुक्टोज में बात करें तो देखिए पहला हो गया ये कीटोन और बाकी सभी ये क्या है, हाइड्रोक्सी। तो यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या कितनी है, 5। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन हमने वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। तो वैसे सब्सटेंस जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं और जिसको हाइड्रोलाइसिस करने पर वो मतलब छोटे छोटे मोनोसेक्राइड्स का यूनिट देने का क्षमता रखते हैं, प्रदान करने का क्षमता रखते हैं या उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, और अपने जैसे मॉलिक्यूल्स का ये आफ्टर हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्शन भी करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रेमनोज, इथ्रोज और उसके बाद राइबोज। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का। आपको बता दें कि क्लासिफिकेशन का ये कॉन्सेप्ट हाइड्रोलाइसिस पर बेस्ड है, यानी हाइड्रोलाइसिस करने के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस करने के आधार पर ये कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड किसको कहते हैं, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस एक भी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का मतलब प्रदान नहीं करते हैं, एक भी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का नहीं बनाते हैं। यानी सच बोलिए तो ये बोल सकते हैं इस तरह से कि ये कभी भी कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल में डिसोसिएट नहीं होते हैं, मतलब उसका डिसोसिएशन कार्बोहाइड्रेट को प्रदान नहीं करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं करता है। लेकिन ओलिगोसेक्राइड ऐसे सेक्राइड्स हैं जो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस 2 to 10 यानी 2 से 10 मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड के उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, और पॉलीसेक्राइड जो मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स के मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर सकते हैं आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। तो जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद एक भी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल ओरिजिनेट नहीं होता है, वो मोनोसेक्राइड जो 2 to 10 प्रोड्यूस कर सकता है, ओलिगोसेक्राइड जो 10 से अधिक
पॉलीसेकेराइड। अब इसी को डिटेल में देखा जाए, मोनोसेकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू द गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के सिंपलर यूनिट का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, यानी सच सेकेराइड्स या सच कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस सिंपलर कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स आफ्टर हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड मोनोसेकेराइड। तो इसको मोनोसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड का एग्जांपल देख लीजिए, ये सबको जब तोड़िएगा, हाइड्रोलाइसिस कराइएगा, तो ये छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल में नहीं डिसोसिएट होता है। तो ये ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, राइबोज है और ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अब बात करते हैं डिटेल में ओलिगोसेकेराइड का। ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिट, मतलब वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर 2 से 10 यूनिट मोनोसेकेराइड के उत्पन्न करते हैं, कहलाते हैं ओलिगोसेकेराइड। और इसके आधार पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिगोसेकेराइड का बात चलता है। जो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस 2 कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल उत्पन्न करता है वो डाइसेकेराइड, 3 ट्राइसेकेराइड, 4 टेट्रासेकेराइड, 5 अगर 5 ओरिजिनेट करेगा तो पेंटासेकेराइड, 6 उत्पन्न करेगा हेक्सासेकेराइड, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टासेकेराइड, 9 नोनासेकेराइड और 10, अब 10 से अधिक अगर उत्पन्न करेगा तो वो ओलिगोसेकेराइड ना होकर पॉलीसेकेराइड। यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है। ऐसे आप सभी स्टूडेंट, सुक्रोज जो जाना माना ओलिगोसेकेराइड है, सुक्रोज का फॉर्मूला बताइए, C12H22O11, ये जाना माना ये ओलिगोसेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड है जो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है। तो अगर आपके पास नॉलेज आ गया तो बताइए ये ओलिगोसेकेराइड में भी क्या कहलाने के लायक है? डाइसेकेराइड्स। ये डाइसेकेराइड कहलाने के लायक है। यहां पर लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो ये टूट रहा है लैक्टोज है, और ये टूट रहा है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में। और ये लैक्टोज है, लैक्टोज जिस तरह से यहां पर इसका हम जलांशन करवाए, हाइड्रोलाइसिस करवाए, तो ये टूटा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, तो ये भी डाइसेकेराइड है और ये भी जाना माना फेमस डाइसेकेराइड है। अब हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड का। पोली, आप बायो के इस वर्ड को अच्छे से पॉली समझते हैं, जो बहुत सारे सेकेराइड्स यानी मोनोसेकेराइड्स के यूनिट को प्रोड्यूस करता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, यानी कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। तो ये पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज, जिसको हाइड्रोलाइसिस करने पर काफी संख्या में ये उत्पन्न करते हैं मोनोसेकेराइड के यूनिट। अब हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड के क्लासिफिकेशन का। मोनोसेकेराइड का कॉन्सेप्ट क्या माइंड में है कि ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। अब जरा समझिए, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, एग्जांपल तुरंत आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए आपके दिमाग में, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। तो अगर कोई मोनोसेकेराइड ऐसा है जो 3 कार्बन से बना है तो उसको हम ट्राइओज कहेंगे, ट्राइओज। अगर 4 कार्बन रहेगा टेट्राओज, 5 रहेगा पेंटाओज, 6 रहेगा हेक्सोज और उसके बाद 7 रहेगा हेप्टोज। अब आगे समझ गए। अब आइए, ये मोनोसेकेराइड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्डोज और एक होता है कीटोज। अगर कार्बन 3 है और उसमें अल्डिहाइड ग्रुप के साथ आया है तो वो कहलाएगा अल्डोट्राइओज। अगर कीटोन के साथ 3 कार्बन एटम आया है तो कीटोट्राइओज। यानी मोनोसेकेराइड 2 प्रकार के होते हैं, एल्डोज और कीटोज। और इस एल्डोज और कीटोज का नाम कैसे पड़ता है वो कार्बन की संख्या के आधार पर। 3 कार्बन का अगर एल्डोज है तो एल्डोट्राइओज, 3 कार्बन का कीटोन है कीटोट्राइओज, 4 कार्बन का मतलब है ये एल्डोज तो ये कहलाएगा एल्डोटेट्रोज, और 4 कार्बन का अगर कीटोज है तो कीटोटेट्रोज। और ये दोनों एल्डोज और कीटोज दोनों के दोनों क्या है? मोनोसेकेराइड्स है। और ये कार्बन की संख्या के आधार पर ट्राइओज, टेट्राओज, पेंटोज, हेक्सोज कहलाते हैं। और अल्डिहाइड ग्रुप के उपस्थिति के कारण अगर 3 कार्बन का अल्डिहाइड होगा एल्डोट्राइओज, 4 कार्बन का होगा टेट्रोज, 5 एल्डोपेंटोज, 6 एल्डोहेक्सोज, 7 एल्डोहेक्सोज। इसी तरह अगर कीटोन ग्रुप लेकर आएगा 3 कार्बन का तो कीटोट्राइओज, कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज, कीटोहेक्सोज, कीटोहेप्टोज। ठीक है, तो एल्डोज आज के बाद आप ध्यान देंगे एल्डोज क्या है, तो ये मोनोसेकेराइड्स हैं विथ एन अल्डिहाइड ग्रुप। और कीटोज क्या है? ये भी मोनोसेकेराइड है विथ कीटो ग्रुप।
मोनोसेक्राइड्स में सबसे पहला नाम, सबसे पॉपुलर एग्जांपल, सबसे फेमस ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो ग्लूकोज के बारे में सारा डिटेल हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ग्लूकोज इस धरती पर पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो है ग्लूकोज। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मतलब कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो वो है ग्लूकोज। और ये प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स और हनी। ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन दी कॉम्बाइंड फॉर्म। ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कॉम्बाइंड स्टेट में भी। अब ग्लूकोज का फॉर्मेशन आपको बता दे, दो फॉर्मेशन मेथड। पहला जो जनरल एकदम फेमस जो मेथड है, जो भी हम तुरंत दिखाए हैं आप लोग को, जो हाइड्रोलाइसिस किए हैं सुक्रोज चीनी का यानी सुक्रोज का, तो ये टूटा है किस चीज में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो ये है कॉमन जनरल मेथड ग्लूकोज के फॉर्मेशन मेथड का, जो केन शुगर से। और एक और भी है फेमस, वो है स्टार्च से। स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करने पर ये डिसोसिएट होता है, इन मॉलिक्यूल ग्लूकोज के प्रोड्यूस करता है। तो ये था आपका आज का क्लास, जिसमें आप जाने कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। जल्दी जल्दी बताइए, कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मोनोसेक्राइड्स आफ्टर हाइड्रोलाइसिस एक भी कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। ओलिगोसेक्राइड 2 to 10 और पॉलीसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 3 4 मतलब लगभग 9 टाइप के हो सकते हैं। डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड और लास्ट में आएगा नोनासेक्राइड और डेकासेक्राइड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड के टाइप का। ये 2 टाइप के होते हैं, एक एल्डोज और एक कीटोज। अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अगर मोनोसेक्राइड जो है अल्डिहाइड लेकर आएगा तो उसको एल्डोज कहेंगे, और अगर कीटोन लेकर आएगा, अब अल्डिहाइड में भी अगर 3 कार्बन होंगे तो उसको क्या कहेंगे, अल्डोट्राइयोज, और 3 कार्बन कीटोन का होगा दिक्कत कीटो ट्राइयोज कहलाएगा। अगर 4 कार्बन का अल्डिहाइड होगा तो क्या कहेंगे, अल्डोटेट्रोज, और 4 कार्बन का कीटोन होगा